अपने माइंड में उनके एक बैरियर बना होता है कि हम मॉडलिंग में नहीं जा सकते। में हमारे कल्चर को प्रायोरिटी दी जा रही है या बीइंग अ बॉय आई कैन डू एनीथिंग, बट अगर आप एक लड़की हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं हमारे भोजपुरी में। फैक्ट मैं सबसे पहले तो अपने लैंग्वेज की बात करूंगी, कितना ब्यूटीफुल है हमारा लैंग्वेज। मुझे लगता है कि जब तक बिहार के बच्चे हर फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम खुद को कहते हैं कि हम स्किल्ड हैं बट हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। नाउ देखिए, पेरेंट्स को इस चीज़ का डर नहीं होता है कि मेरी बच्ची गलत है। एक क्लैरिटी चाहिए होती है हमें कि अब मैं एक बुक लिख सकती हूँ या 10, बिकॉज वी ऑल हैव सम स्टोरीज। आई रिकमेंड आप विशाल मिश्रा के छठ के गीत आप जाके सुनिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो भोजपुरी के पर्सपेक्टिव को चेंज करने का दम रखता हुआ, अभी भी यू कैन बहुत डू सारे दैट। बिहार जिसे हम जानते हैं अपनी संस्कृति, इतिहास और कहानियों के माध्यम से, तो आज एक वैसी ही कहानी हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनका नाम है अपूर्वा वर्मा, जो कि मिसेस बिहार, एक ऑथर और एक मॉम भी हैं। तो चलिए आज हम इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। हाय अपूर्वा। हेलो। या सो हाउ स्टार्टेड इन दिस मिसेस बिहार कंपटीशन, हाउ ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड? सो द स्टोरी इज़ वेरी स्मॉल। अप्रैल का महीना था और मिसेस बिहार के ऑडिशंस का मैंने ऐसे एक नोटिफिकेशन मुझे दिखा। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे शायद ट्राई करना चाहिए। तो एक छोटा सा एक दिमाग में थॉट आया और विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया एंड देन द जर्नी बिगिंस। तो आपको क्या लगता है ब्यूटी पेजेंट्री एक ऐसा फील्ड है जहां बिहार के लोग जाना चाहते हैं और उनके पास मतलब बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका ये ड्रीम होता है मॉडलिंग करना, बट उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो ये सब कर सकती हैं, या फिर वो ये सोच नहीं पाती, एक अपने माइंड में उनके एक बैरियर बना होता है कि हम मॉडलिंग में नहीं जा सकते हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसे वो लोग भी इस चीज़ में आ सकते हैं? कैसे खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं वो लोग इस चीज़ के लिए? पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मॉडलिंग और पैजेंट्री दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैजेंट्री इज़ टोटली डिफरेंट, इट इज़ अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। व्हेन अ वुमन इज प्लानिंग टू एंटर इनटू पैजेंट्री, सो ये सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है। पैजेंट्री इज ऑल मच मोर देन दैट। ओके। जब किसी क्वीन का सिलेक्शन होता है, पैजेंट्री इज अबाउट बीइंग अ क्वीन, तो जब किसी क्वीन का सिलेक्शन होता है तो उसका जजमेंट सिर्फ उसकी ब्यूटी, उसकी आउटर अपीयरेंस के ऊपर नहीं होता है, बल्कि उसके मेंटल एबिलिटी, उसके मेंटल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के बेसिस पे ही होता है। जैसे हम कब किसी को क्वीन रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल समबडी अ क्वीन। क्वीन के ऊपर में बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं ना, लाइक whatever the challenges you have to face, but there should be a very sweet smile on your face and you have to carry all those challenges with a very beautiful smile. Then you're going to be a queen. So pageantry is different and modeling is different. तो ये confusion बहुत लोगों को होती है। तो like what type of challenges you faced when you started? Like आपको कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा नया कुछ करने का आपको वो मिला जो आपने पहले कभी नहीं किया था और आप थोड़ी सी हेजिटेट हुई, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी वो टू वॉक इन दोज हील्स, दोज 5 inches ऑफ हील्स। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम टोटली अ स्निकर टाइप ऑफ गर्ल। मैंने कभी इसके पहले कभी हील्स कैरी नहीं किया था। तो जब हमारे ग्रूमिंग सेशंस चल रहे थे तो व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड, जब मेरा पहला दिन था, जब मैं गई तो लोगों ने मुझे बोला कि मिनिमम यू हैव टू कैरी दोज 5 inches ऑफ हील्स। सो आई वाज लाइक कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू इट। पर हाँ, जैसा मैंने बोला, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। तो जो 7 दिनों की जो हमारी मेहनत थी ना, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। नाउ आई एम सो मच कंफर्टेबल, आई कैन वॉक सो कॉन्फिडेंटली इन वियरिंग दोज हील्स। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, सो नाउ यू आर होल्डिंग अ टाइटल ऑफ मिसेस बिहार। तो मिसेस बिहार एक स्टेट लेवल का कंपटीशन है, तो क्या आपको लगता है स्टेट लेवल के कंपटीशन में, वो भी बिहार में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ये सारा शो जो होता है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, या फिर बिकॉज देयर वर सम रूमर्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू? मैं इसके बारे में कुछ ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, चलिए हम किसी और चीज़ पे बात करते हैं फिर। तो आपका इंटरेस्ट राइटिंग में भी है, बिकॉज आप एक ऑथर हैं और आपने एक बुक लिखी है। तो ये राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई? लाइक कब आपको ऐसा लगा कि एक बुक लिखना चाहिए, अपने थॉट्स को कहीं पे प्रेजेंट करना चाहिए? आई यूज टू राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मैं बहुत, आई थिंक मैं स्कूल में रही होंगी तब से मैं राइटिंग करती हूँ। पब्लिश भी होती है, मैं आर्टिकल पब्लिश कराती थी और
माई फ्री टाइम इज़ राइटिंग. आई मीन यू कैन से कि आई एम अ ओवर थिंकर, या फिर मैं डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ. सो आई एम ऑलवेज, मेरे गूगल नोट्स हमेशा खुले रहते हैं while I'm traveling, while I'm sitting something, या फिर मैं अकेले बैठी हुई कुछ भी. सो माई गूगल ड्राइव इज़ ऑलवेज ओपन. आई यूज टू राइट ऑल द टाइम. तो राइटिंग तो मेरा पैशन था. पब्लिश कराना था मुझे, और ये कब कराना था ये शायद मैंने थोड़ा लेट कर दिया डिसीजन लेने में, बट हाँ थैंकफुली अब इट इज़ गोइंग ऑन. हाउ यू मैनेज ऑल दीज प्रोफेशंस? लाइक आप एक मॉम हैं जो सक्सेसफुल मॉम है, साथ में आप मिसेस बिहार का टाइटल भी होल्ड करती हैं, उसके साथ आप एक ऑथर भी हैं, और अगर हम इससे पहले की बात करें तो आप एक टीचर भी थी. तो आप इतने डाइवर्स इस चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं आप? लाइक इतने सारी चीज़ों में एक साथ अच्छा होना, दैट्स समथिंग जो हर कोई नहीं कर सकता. सो कैन यू Sure. First of all, thank you so much for asking this question. My name is Apurva. I want to define my name also. Apurva means one of a kind. अद्वितीय, अनोखा, जिसके पहले कोई ना हुआ हो, जिसके समान पहले कोई ना हुआ हो. तो जब मेरे पापा ने मेरा ये नाम रखा था ना, और जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे मेरे नाम का मतलब समझ में आया, तो फॉर मी माई फादर इज़ एवरीथिंग टू मी. मतलब ही इज़ द सुप्रीम गॉड अलाइव, गॉड ऑन अर्थ. तो मेरे लिए मेरे पापा ने जो कह दिया, अब मुझे वो करना है. वो मुझे कैसे करना है वो मैं भी नहीं जानती, बट वो मुझे करना है. तो आपने बोला मैं पहले टीचर थी. हाँ बिल्कुल, मैं पहले टीचर थी. उसके पीछे एक अलग ही स्टोरी है. पैजेंट्रीज़ में मैं आई. पैजेंट्रीज़ में आने का कुछ नहीं था. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मॉम हूँ. 2 years बैक आई बिकम मॉम. एंड साथ में प्रोफेशंस चल रहा है, साथ में सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो, देन यू नीड नॉट टू गिव अप एनीथिंग. ओके, राइट. आपको अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, मुझे लगता है इफ़ यू वांट टू गिव योर परफेक्ट इन समथिंग, सो यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एट द सेम टाइम. आई एम अ डॉटर ऑल्सो, आई एम डॉटर इन लॉ ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, आई एम अ मदर ऑल्सो. सो जब मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ तो उस टाइम पे तो मैं वही रोल प्ले कर रही हूँ ना. तो जब मैं पेजेंट्री में हूँ तो वहाँ पर मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ. जब मैं मॉम हूँ तो मैं अपना मॉम का रोल प्ले कर रही हूँ. जब मैं पढ़ रही हूँ तो आई एम अ लर्नर. राइट. सो आई ट्राई टू गिव माई 100% एट द सेम टाइम. दैट्स ऑल. ओके. तो आप एक मॉम भी हैं, तो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है वो ये है कि आप जब भी हम कुछ करते हैं, लाइक हमें लाइफ में कुछ करना होता है, तो बीइंग अ बॉय आई कैन डू एनीथिंग, बट अगर आप एक लड़की हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. जैसे अभी आप किसी के घर की बहू हो, तो आपको क्या लगता है, आपको अपने घर वालों की तरफ से और इन लॉज की तरफ से भी वो सेम सपोर्ट मिला? हाँ, थैंकफुली आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस फील्ड. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आई एम हैविंग अ वेरी गुड फैमिली. मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज दोनों ही बहुत अच्छे हैं. मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है. डेफिनेटली मुझे सपोर्ट है उन लोगों का. लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना दैट योर सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ फार यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ रिगार्डिंग योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस. मुझे क्या लगता है कि जब आप खुद से बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई हैव टू डू इट बाय एनी मीन्स, जब आप अपने आप को कोई ऑप्शंस नहीं देते हो, देन पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू. वो आपके ऊपर बिलीव करना शुरू कर सकते हैं. मतलब जिद बहुत ज़रूरी है लाइफ में. जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है फॉर अचीविंग एनीथिंग. अगर आप जिद्दी हैं तो फिर थक हार के पेरेंट्स कहेंगे करो यार, सुनने वाली नहीं है, इसको करने दो जो करना है. और फिर आप जब अचीव करोगे, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है. सक्सेसफुल पर्सन इज बीइंग लव्ड बाय एवरीवन. राइट. तो आपको क्या लगता है, टीचिंग ने वो कॉन्फिडेंस दिया जो लाइक आप अभी स्टेज पे जाते हो, यू डोंट हैव एनी फियर अबाउट दैट? तो क्या लगता है आपको? टीचर बनने के पहले की मेरी लाइफ कुछ और ही थी. जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ मेरे पापा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी. उन्होंने जो कहा, तो आफ्टर डूइंग माई 12th, 12वीं के बाद मैंने अपना शहर छोड़ दिया था. जैसे सभी बच्चे निकलते हैं अपने जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए, मैं भी बाहर निकल चुकी थी और मैं भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही थी. MBA के लिए मैं बाहर निकली थी, MBA की तैयारी भी कर रही थी. पर उस समय बैंकिंग का बहुत क्रेज आया हुआ था हमारे आसपास. गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज था, बहुत क्रेज था. तो मुझे तो MBA करना था. खैर मैं कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहती थी. तो मेरे इंस्टीट्यूट को विजिट करना, मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो. तो एक दिन हॉलीडेज़ का टाइम था, छुट्टियों के मैं घर जाने वाली थी, तो मेरे पापा मेरे को लेने वापस आए हुए थे. तो मेरे टीचर उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है पढ़ने में, इसको बोलिए बैंक वैंक का तैयारी करे, कहाँ MBA के चक्कर में लगी हुई है.
पापा सेड कि अच्छा बैंक का अच्छा करियर है, तो बैंक बहुत बढ़िया है। पापा जी आए मेरे से बोलते हैं, रास्ते में मेरे से बोलते हैं, बेटा बैंक का तैयारी क्यों नहीं करती हो तुम? मैंने बोला पापा जी बैंकिंग क्यों? बैंक करो, सब लोग बोल रहे हैं बैंक में बहुत अच्छा करियर है। मैंने बोला आपको पसंद है बैंकिंग? हाँ बेटा बैंक निकालोगे तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला ठीक है। अगले महीने फॉर्म्स आने वाले थे, IBPS PO क्लर्क RRB PO का फॉर्म्स आया, फॉर्म फिल कर दी, एग्जाम्स क्वालिफाई हो गया, PO क्लर्क दोनों ही निकल गया। मैं पापा जी से बोली पापा जी निकल गया है, सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग है, क्या करनी है? कर लो। ठीक है, कर ली ज्वाइन, बैंक हो गई। मैं अब एज एन ऑफिसर अपना बढ़िया चल रहा था सब कुछ। फिर पापा जी ने बोला कि बेटा, छठ की छुट्टियों में घर आई थी वापस, पापा ने बोला कि B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, करना है क्या? मैंने बोला करवाइए ना। गई, एग्जाम दे दी, क्वालिफाई हो गया। B.Ed करोगी बेटा? एग्जाम निकल गया। मैंने बोला करवा दीजिए, B.Ed कर ली। फिर मुझे पता भी नहीं था कि सीटेट जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो अपनी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मैं वापस चली जा चुकी थी। तो पापा ने मेरे को फ़ोन किया, बोलते हैं सीटेट का फॉर्म आया हुआ है, सीटेट का फॉर्म डाल दो। मैंने बोला सीटेट क्या होता है? अरे भरो भरो, टीचर बनने के लिए अगर तुम सीटेट क्वालिफाई कर लेती हो तो KV NV नवोदय विद्यालय वगैरह अच्छे जगह पे आफ्टर बैंकिंग? हाँ, आप जॉब तो कर रहे थे उस हाँ टाइम नहीं, आई क्विट, तब तक मैंने क्विट कर दिया था। Okay. फिर आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू कर रही थी, मास्टर्स कर रही थी, AA कर रही थी फिर मैं। तो फिर पापा ने बोला कि कर लो सीटेट कर लो, B.Ed हो चुका है तुम्हारा। तो मेरा B.Ed बस रिजल्ट्स आने ही वाले थे, सीटेट का फॉर्म डाला, सीटेट एग्जाम हुआ, सीटेट क्वालिफाई हो गया। पापा वेरी वेरी हैप्पी, अरे यार सीटेट निकल गया, तुम्हारे KV वगैरह निकाल सकती हो, तुम अब जा सकती हो। देन माई लाइफ गॉट अ टर्न ट्विस्ट एंड आई गॉट मैरिड। आई गॉट मैरिड टू अ बैंकर। देन हम दोनों ने पर्सनली म्यूचुअली ये डिसाइड किया अगर हम दोनों अगर बैंक में रहते हैं देन लाइफ विल नॉट बी एज स्मूथ एज इट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो फिर मैंने सोचा कि चेंज करते हैं अपना करियर, अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं। मैं भी एज एन ऑफिसर कंटिन्यू नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब सेकंड सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा हो सकता है विच इज़ गोइंग टू कीप मी अलाइव, बिकॉज बाई नेचर आई एम वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन। मुझे ऐसे मतलब रोना, ऐसे डल लाइफ मुझे नहीं पसंद। आई वॉन्ट समथिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ ऑल द टाइम। तो बच्चों से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? चिल्ड्रन आर द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द पॉजिटिव एनर्जी यू कैन बी अमॉन्ग देम। देन आई ऑप्ट, हाँ मैं आगे भी जा सकती थी, मैं कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर सकती थी, बट माई मेन प्रायोरिटी इसकी मुझे स्कूल टीचिंग करनी थी। और फिर हाँ अगेन मैं सीटेट क्वालिफाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी KV वगैरह जाना, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट ट्रांसफरेबल काइंड ऑफ जॉब। इधर आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिधर मैंने काम किया। फिर मैं टीचिंग में गई, लाइफ वॉज गोइंग गुड, बट एट सम टाइम आई फेल्ट कि ऑल द जितने भी संस्थाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है हर जगह, एवरीवेयर। मतलब मुझे लगता है कि दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर लोगों जो हमारे देश के तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है पॉलिटिक्स लीडर और दूसरा है शिक्षक। इन दो प्रोफेशंस की हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक अच्छे लीडर की और दूसरे एक अच्छे शिक्षक की। तो आपने ये जो पॉलिटिक्स, लाइक स्कूल पॉलिटिक्स वी कैन से, बिकॉज एट दैट टाइम यू वर इनटू अ स्कूल, राइट? तो क्या ऐसा कुछ ऐसा स्टोरी आप शेयर करो जिसमें कुछ ऐसा पॉलिटिक्स, लाइक क्यों आपने स्टेप आउट किया टीचिंग से? देयर विल बी सम स्टोरी, राइट? स्टोरी ऐसी कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं उधर हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ एक चीज़ है, मैं एक चीज़ बहुत ओपनली कहना चाहूँगी कि आज के डेट में टीचर्स आर नॉट फ्री टू टीच इन देयर ओन वेज। जैसे हमें ट्रेनिंग ज़रूर मिलती है कि आप क्लासरूम टीचिंग आपको कैसे करनी है, आपको क्या करना है, बट ग्राउंड लेवल की बात यह है, रियलिटी ये है कि टीचर्स आर नॉट फ्री टू टीच इन देयर ओन वेज, ठीक है? और हर जगह है पॉलिटिक्स। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, पीपल हैव सम प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कोलीग्स को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सीनियर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट आई वॉज नॉट आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड। और रही बात पढ़ाने की, तो मुझे लगता है मैं कहीं से भी पढ़ा सकती हूँ। आज मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में है, DU में है, BHU में है, जेवियर्स में है। बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लैट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स में हैं और आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है। इससे बड़ी आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई मेरे लिए जीत होगी। आज भी मैं अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हूँ और आज भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं। आई फील वेरी हैप्पी। पढ़ाने को तो मैं कहीं से भी पढ़ा सकती हूँ। आरा से आप बिलोंग करती हैं, तो आरा आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? इट्स माई सोल। I just love Ara. Earlier after marriage I shifted to Bengaluru for few years. मन नहीं लगा उधर, मुझे लगा आरा वापस जाना बहुत ज़रूरी है। एक वाइब है, आरा इज लव। ओके। तो अभी जैसे कि आप अभी तो मिसेस बिहार आपका टाइटल हो चुका है, उसके बाद आपने एक बुक भी लिख दिया, आप दूसरे बुक की तैयारी भी कर रहे हो, तो
आपने कुछ सोचा है लाइक कौन सा वो प्रोफेशन होगा जिसको आप अपने साथ लेकर आगे तक जाओगे, और किसी ऐसे प्रोफेशन जिससे आप अब स्टेप आउट करना चाहते हो? क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग सबके लिए पॉसिबल नहीं है, मे बी आपके लिए हो सकता है बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है. It's okay, I'm तो going to set an example for everyone. yeah, you can do definitely. Yeah, so there was one more question कि जो ये मॉडलिंग का फील्ड है और कोई भी फील्ड हो, जैसे आपने बात की पॉलिटिक्स की, तो बहुत सारी लड़कियां किसी ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में इस वजह से भी नहीं जाना चाहती क्योंकि उनके फैमिलीज़ अलाउ नहीं करते. बहुत सारे फैमिलीज़ बिहार में ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करेंगे अपने बच्चों को कि वो मॉडलिंग में जाएं. तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बच्चों पे विश्वास तो आपको करना पड़ेगा. आप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? मुझे लगता है अगर किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो वो है पेरेंट्स. आप अगर उसके साथ हैं तो फिर कैसे कोई चीज़, कोई फील्ड गलत या सही नहीं है. सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है. व्हेन द पीपल इज गोइंग टू बी वेरी मैच्योर्ड तो अपने फैसले सही ले सकता है. कोई फील्ड सही या गलत नहीं और होती. मुझे लगता है कि जब तक बिहार के बच्चे हर फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम खुद को कहते हैं कि हम स्किल्ड हैं बट हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. नाउ वी आर हैविंग प्लेटफॉर्म, तो हमें अपने बच्चों को भी ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जिस फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. चलिए अब एक फ़नी क्वेश्चन करते हैं आपसे कि जैसे आप मिस बिहार हैं, आपके पास एक क्राउन है, आप एक क्वीन हैं, तो क्या एक क्वीन घर के काम भी करती हैं, लाइक झाड़ू मारना, पोछा मारना, खाना बनाना? बिल्कुल, यहाँ तक कि डायपर साफ करना, ओके, बच्चों के नैपीज चेंज करना, सो खाना आपको बनाना, एवरीथिंग. तो अभी आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आप मिसेस बिहार के टाइटल को आगे ले जाना चाहते हो आप इसमें, बिकॉज वी हैव अ वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म फॉर मॉडलिंग राइट, और फॉर ब्यूटी पेजेंट्री एज वेल. तो आप कल को अपने आप को लाइक पार्टिसिपेट करता देखना चाहते हो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स? देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी यू नो. अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो बिल्कुल सोचूंगी अभी आगे जाने के बारे में. अभी फ़िलहाल दूसरा मेरा फोकस अपने बच्चे पे है. शी इज़ माई प्रायोरिटी. और उसके बाद मेरी बुक्स है. माई करियर दैट इज़ ऑल्सो ऑन द वे. और पैजेंट्री इज समथिंग, उसके लिए आपको किसी करियर या प्रोफेशन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. पैजेंट्री यू कैन गो इनटू पैजेंट्री अलॉन्ग विद योर प्रोफेशन. यही तो उसकी स्पेशलिटी है. जब आप किसी पैजेंट्री में जाते हैं तो आपको हर अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर के लोग आपको मिलते हैं. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. सो पैजेंट्री इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर अगर मुझे आगे लगेगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए तो बिल्कुल मैं जाऊँगी. अपने राइटिंग करियर के बारे में कुछ बताइए. आप किस जॉनरे में लिखती हैं, और क्या आप मल्टीपल जॉनरेस को एक्सप्लोर करना चाहती हैं? आगे आप किसी और जॉनरे में लिखने का सोच रही हैं? नहीं, मैं नॉन फिक्शन लिखती हूँ और पोइट्री. माई जॉनर इज़ ओनली नॉन फिक्शन एंड पोइट्री. और मैं फिक्शन में नहीं जाऊँगी. हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ पर मैं फिक्शन पढ़ना भी नहीं पसंद करती हूँ. नॉन फिक्शन में ही मुझे इंटरेस्ट है. आई बिलीव बीइंग अ पोएट, बहुत सारी ऐसे थॉट्स और यू नो लाइक आपके पास एक बहुत सारे थॉट्स का एक कॉम्पोजिशन होना चाहिए. आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर होल्ड कर पाते हो, तब आप एक पोएट बन पाते हो. Correct. क्योंकि जितने पोएट्स को मैं सुनता हूँ, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ शायरी, सो मुझे लगता है उनकी जो फीलिंग्स होती हैं या उनकी जो राइटिंग होती हैं, इट्स वेरी डीप. सो इज़ देयर एनी इंसिडेंट, कुछ ऐसा है, कोई ऐसा ट्रॉमा या फिर कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो जिसने आपको मोटिवेट किया, या फिर यू नो हाउ यू मैनेज दोज स्टोरीज? राइटिंग्स तो जब भी हम किसी ऑथर की बात करते हैं तो ऑथर्स की राइटिंग हर चीज़ों से इंस्पायर होती हैं. हमारे सराउंडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बैठ के बातें कर रहे हैं तो फ्यू थिंग्स आर जस्ट गोइंग ऑन इन माई माइंड राइट नाउ ऑल्सो. सो अगर मैं फ्री होती या फिर मैं उधर बैठ के सुन रही होती तो आई यूज टू राइट समथिंग. ओके, राइटर्स का टाइप ही अलग होता है. उनकी एक अलग ही कैटेगरी होती है. दे आर नॉट मेल्स, दे आर नॉट फीमेल्स, दे आर राइटर्स. उनका दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहता है, इंक्लूडिंग व्हेन वी आर स्लीप. हम जब सोए भी रहते हैं, फिर हम सो के उठते तो हमारे दिमाग में अचानक से हम विंडो पे हमारे कर्टन्स नजर आते हैं, उधर बर्ड्स नजर आती है, तो फिर हमें उधर से भी कुछ राइम्स से दिखता हुआ नजर आ जाता है. वो कहते हैं ना कि इन इंग्लिश यू से इन अ वेरी स्मूथ लाइन, बट इन पोएट्री यू कैन से कि द विंड्स आर डांसिंग एंड द
सन इज किसिंग द ब्राइट लाइट विद देयर ब्राइट लाइट, तो पोएट्री इज डिफरेंट फील्ड, वो एक अलग ही मजा है पोएट्री। बट यू हैव सम क्लैरिटी इन योर माइंड। ऑब्वियसली यू हैव, आप उस लेवल पे तभी लिख सकते हो जब आपके पास वो विजन है। एक क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज राइटिंग जब भी आप शुरू करते हैं तो यू हैव टू कंक्लूड इट। तो लिखने के पहले आपको उसका अंत पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको लिख सकते हैं। और लाइक आपने जब लिखना स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो एक क्लैरिटी चाहिए होती है हमें कि अब मैं एक बुक लिख सकती हूँ या 10, बिकॉज वी ऑल हैव सम स्टोरीज। तो आपको क्या लगा, कब ये फील हुआ कि द सेट्स ऑफ स्टोरी आई हैव इज गुड टू बी पब्लिश्ड? वो आपने कब फील किया? आफ्टर बिकमिंग अ मदर। ओके। व्हेन जब मैं एक माँ बनी तो फिर उस वक्त मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी थी। मतलब यू नो सो मेनी इमोशंस एट द सेम टाइम। आप एक वाइफ हैं, आप एक बेटी भी हैं, और एकदम से नया अचानक से आप माँ बन चुके हैं। आपकी अपनी लाइफ, आपका अपना करियर, एक बच्चा जो कि पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उस समय में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इमोशंस आपके ऊपर दौड़ते हैं, हावी होते हैं, दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड एवरीथिंग। एंड आप ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास कोई हो उन एक्सप्रेशंस को, उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। तो राइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग। हैव योर बुक, हैव योर नोटबुक, हैव योर पेन, स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स व्हाटएवर यू फीलिंग। और इंस्पिरेशन, जब मैं माँ बनी तो ऑब्वियसली हम थोड़ी छोटी चीज़ों के लिए हर किसी से कांटेक्ट करते हैं। मैं अपनी मॉम से बात करती थी कि मॉम ऐसे कर दी, ऐसे ऐसे, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी। अपने फ्रेंड से हम बातें करते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स पता चलती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग से होती हैं। कुछ किसी से जूझ रहा है, कुछ किसी चीज़ से जूझ रहा है, मैं किसी और चीज़ से जूझ रही हूँ। तो मतलब सब कुछ ना कुछ में परेशान है ना, मैं भी किसी चीज़ में परेशान हूँ। तो मुझे लगता था कि यार मतलब इमोशंस कितने ज़्यादा भरे पड़े हैं। नोबडी इज़ सो मच यू नो कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक अबाउट ऑल दीज इमोशंस। लोग इमोशंस को ना कहीं बोझ समझ रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि इमोशंस आर सो ब्यूटीफुल थिंग्स। विदाउट इमोशन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ह्यूमंस ना। हम इंसानियत की वजह से जाने जाते हैं। हाँ। और सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ की कोशिश करते हैं? अपने इमोशंस को ही दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों दबाना है इमोशंस? एक्सप्रेस इट आउट, स्पीक इट आउट। तो फिर मुझे लगा कि ज़रूरत है टू टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली। और जब मैंने लिखा, जब बुक पब्लिश हुई, तो सबसे अच्छी बात है कि जब रीडर्स उस बुक को इतना प्यार कर रहे हैं, स्पेशली मैन। मतलब मेरे पास में इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं, मतलब मेन की तरफ से, कि वो कोरिलेट करते हैं। एक बुक में मैंने एक पोएट्री लिखी हुई है फॉर मेन, इमोशनली अनअवेलेबल। क्योंकि लड़कों को हमेशा बोलते हैं ना, अरे इमोशन नहीं है, अरे तुम तो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल रहते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेन के पास में इमोशंस नहीं होते हैं। They just don't know how to express their feeling. Exactly. But it's okay if you are in a relationship. Relationship is a relationship is a bond between two person. दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना जानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वो चीज़ें बोलूँ। मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर्स से बोलना ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेंजर्स को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मुझे समझ नहीं पाता है। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो इफ सपोज वी आर फ्रेंड्स, तो क्या मैं आपके साथ भी अपनी सारे एक्सप्रेशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करूँ तभी आप समझोगे? नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आई हैव टू अंडरस्टैंड योर अनस्पोकन इमोशंस एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड माई अनस्पोकन इमोशंस, तभी ये बॉन्ड रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो मेन आर बिट कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स दैन वुमेन। ऐसा कहते हैं कि औरतें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमेन आर वेरी सिंपल। लड़कों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू नो उनकी परवरिश इस तरीके से कर दी गई है ना, अरे मर्द को दर्द नहीं होता है, अरे मर्द नहीं रो सकते हैं। बट मुझे जो एक चीज़ लगती है कि हम लड़कों पे, खासकर जो लड़के होते हैं, उन पे एक सोशल बर्डन होता है। आपको अपने फैमिलीज़ को भी साथ में लेकर चलना है, आपको अपना करियर भी बनाना है, आपको अपने बच्चे को भी सही से एजुकेशन देना है। मुझे लगता है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो एक स्टैम्प लगा हुआ है लड़कों पे कि लड़के ही ये सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें भी लड़कों को थोड़ा सा इमोशनलेस बनाती हैं? बिकॉज वो हर बार, इफ़ ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, ही कांट एक्सप्रेस इट ऑल। वो कमज़ोर आपके सामने बनना भी नहीं चाहेगा, वो कहना नहीं चाहेगा। No. I want to correct you here. Yeah. Expressions are never, your weakness. Expressions are always your strength. If you know, अगर आपको पता है how to control your emotions, if you know how to express your emotions, हम अपने emotions कहाँ express करते हैं? एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसे चोट लग जाती है
तो उसे पता है कि उसे पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, वो रो देता है। हाँ। उसकी माँ आती है, उसे प्यार करती है, उसे इम्ब्रेस करती है, उसे गले लगाती है, उसे चुप कराती है। ठीक है, उसे पता ही नहीं, उसे कब पता चलता है कि उसे नहीं रोना है? जब वो बड़ा होता है, अरे लड़का है, अरे चुप कर, रोता है लड़के को कौन लड़के को, लड़का हाँ, कौन exactly. रोता है, क्यों लड़के रोते हैं? तो उसको लगता है अच्छा मैं लड़का हूँ क्या, मुझे नहीं रोना है? क्यों नहीं रोना है, क्यों? रोने से क्या है, मतलब व्हाट आई फील कि जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे बर्डन बढ़ जाता है या फिर कभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ, आई यूज टू क्राई अ लॉट। मैं रात को एकदम रोती हूँ और अगली सुबह आई एम वेरी फ्रेश। एकदम नई अपूर्वा सामने आती है और रात में किसी को पता भी नहीं चलता सुबह में कि मैं पिछली रात में रोई हुई थी। सो आई फील मोर स्ट्रांग। एक इमोशन है, उस इमोशन को बाहर आना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाई यू आर कंट्रोलिंग ऑल दोज थिंग्स इनसाइड। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस मॉडलिंग एंड पेजेंट्री। तो कल को आपको अगर मौका मिलता है तो क्या आप लाइक मूवीज़ और इन केस आपको भोजपुरी अगर हमारे कल्चर में काम करने का मौका मिले या हिंदी मूवीज़ में काम करने का मौका मिले, क्या आप एक्सप्लोर करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी अगर अच्छे ऑफर्स आते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने स्टेट का नाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती हूँ तो बिल्कुल मैं करूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमारे कल्चर को प्रायोरिटी दी जा रही है या फिर हमारे कल्चर को हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि यू नो व्हाट, आज के डेट में क्या हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इम्प्रेशन बहुत बुरा जा चुका है। तो अगर मुझे कहीं से भी एक ऑटो करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा कि आई कैन करेक्ट समथिंग एटलीस्ट अ बिट फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली आई विल डू इट। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो भोजपुरी के पर्सपेक्टिव को चेंज करने का दम रखता हो? अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं हमारे भोजपुरी में। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो अपने लैंग्वेज की बात करूंगी, कितना ब्यूटीफुल है हमारा लैंग्वेज। यहाँ एक छोटे बच्चे को भी रउआ कह के बात करते हैं। एग्जैक्टली अरे गिर गई लगा, तारा चोट तो नहीं खिलागल, कितना इट्स सो ब्यूटीफुल। और बट पीपल फील एम्बेरस्ड। आप जब बाहर चले जाओ, मतलब मैं बेंगलुरु में जब मैं रहती थी तो मैंने नोटिस किया मेरे बहुत सारे कैब्स कैंसिल हो जाते थे क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आता था, यू नो। हाँ। और वो इंग्लिश में बात करने को तैयार नहीं थे। हाँ। ठीक है, जब मैं घूमने गई हुई थी, वायनाड गई हुई थी, केरला, दे आर सो रिजिड। मतलब ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, ठीक है, बट हर तरफ, भले महाराष्ट्र की बात कर लें, भले हम बंगाल की बात कर लें, है तो सब इंडियंस ही, पर सब अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं बात करते हैं? तो आप घर पे भोजपुरी बोलती हैं? बिल्कुल करती हूँ। किससे? इनफैक्ट माय ओन डॉटर, शी नोज हाउ टू स्पीक इन भोजपुरी। यस, शी नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, शी नोज हाउ टू स्पीक इन हिंदी, शी नोज हाउ टू स्पीक इन भोजपुरी। व्हाई नॉट? कोई एक इंसिडेंट बताइए अपने लाइफ का जो आपको लगता है कोई एक इंसिडेंट जो लाइक आपके लाइफ में हुआ जो थोड़ा फनी था, लाइक रिलेटेड टू यू नो योर करियर और योर लाइफ, एनीथिंग। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरी मॉम यूपी से हैं, ठीक है। तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे उस वक्त उतनी भोजपुरी नहीं आती थी। 9th तक तो मुझे भोजपुरी नहीं आती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड बनी, वो प्रॉपर बिहार की थी। तो टीज करते हैं ना लड़के जैसे ऐसे, तो ऑब्वियसली हमारे बिहार में तो ये सब पहले बहुत हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता अब होता है कि नहीं होता है। तो मैं एक बार स्कूल आई थिंक आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th और 10th समथिंग, तो मैं स्कूल से घर आ रही थी तो कोई एक लड़का आता है, मुझे ऐसे पीछे से कुछ उसने बोलने की कोशिश करी, तो मैंने बोला मतलब आई वॉज शिवरिंग एट दैट टाइम एंड माई फ्रेंड वॉज विद मी दैट टाइम। तो उसने मेरे को बोला, मैं मुझे क्या कर रहे हो ऐसे क्या, तो मतलब वो कुछ मेरे को दे रहा था, मैंने बोला नहीं हमको नहीं लेना है, हटाओ ऐसे करके मैं बोल रही थी। तो फिर बोलता है नहीं ले लो, पढ़ लेना, बाद में पढ़, क्या है ये, हमको नहीं लेना, हटाओ। तो फिर वो मेरी फ्रेंड ली और फेंकी कर जाता कि नहीं जाते। तो वो ऐसे करके देख के चला गया। मेरे बोलती पागल हो, थोड़ा भोजपुरी में बोलना सीखो, तुम हिंदी में बोलती रहती है लड़कों के साथ। तो मैंने बोला तो हिंदी में नहीं बात करते हैं क्या? तो थोड़ा डराओ धमकाओ, दबंगई दिखाओ, थोड़ा भोजपुरी सीखो, भोजपुरी में बात करना शुरू करो। तो मैंने बोला कैसे होगा भोजपुरी में बात करना? तो भोजपुरी गाने सुनो, घर पे मम्मी पापा अपने भोजपुरी में बात करो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, खास करके लड़कों से तुम भोजपुरी में बात करो। तो फिर मैंने धीरे धीरे मतलब आई स्टार्टेड भोजपुरी गाने में लाइक हमारे बिहार में 2 ही लोग हैं जो बहुत अच्छा भोजपुरी गाना गाते हैं, एक पवन सिंह है और एक खेसारी है। तो आपने इन दोनों, इन टर्म्स ऑफ भोजपुरी सॉन्ग, कोर भोजपुरी सॉन्ग यू कैन से, ये दोनों लोग अच्छा गाते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो आपका फेवरेट है? नहीं, इन दोनों में से तो मेरा कोई फेवरेट ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, पर गाने मैं इनके सुनती हूँ। अभी मुझे रिसेंटली विशाल मिश्रा की एक सॉन्ग आई हुई थी, पिछले साल छठ का एक सॉन्ग आया हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
उसके बाद एक सुशांत अस्थाना भी एक आर्टिस्ट हैं, उनके सॉन्ग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भोजपुरी। और इनके जो गाने हैं ना, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो यू हैव हर्ड और नॉट, लिसन और नॉट, लेकिन आप जब सुनेंगे ना यू विल फील सम कनेक्शन। आई रिकमेंड आप विशाल मिश्रा के छठ के गीत आप जाके सुनिए, और आप सुशांत अस्थाना के गाने जाके सुनिए। जो देवी गीत उन्होंने गाया हुआ है, सबको पता है ना वो जो देवी गीत, हमारे जो ट्रेडिशनल हमारा जो सॉन्ग है निमिया के डाढ़ मैया, जो उन्होंने गाया, ओह दैट सॉन्ग, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, बहुत 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 सुंदर। और अगर आपको लाइक इन दो स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिले तो आप करेंगे कि नहीं? बिकॉज ये दोनों स्टार्स हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। नहीं, डिपेंड्स। अगर मैंने क्या बोला कि अगर एक कंसेप्ट अच्छा हुआ, अगर काम जैसे हमारे इंडस्ट्री या फिर जो हमारा भोजपुर का जो हमारा कल्चर है या फिर हमारे स्टेट का जो नाम है, अगर उसमें कोई किसी तरीके के डिफरेंसेस या मॉडिफिकेशंस लाने का मुझे मौका मिला तो फिर मैं बिल्कुल करूँगी, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है ना, इन दोनों के पास जितना नाम और फेम है, पवन और खेसारी, ये जो दो नाम हैं हमारे इंडस्ट्री के, अगर ये लोग चाहेंगे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आए तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग ला सकते हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़े लेवल पे है। भोजपुरी इंडस्ट्री आज लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं तो पवन सिंह के गाने की वजह से जान रहे हैं, तो वो अगर चाहें तो कुछ अच्छा स्टेप ले सकते हैं भोजपुरी को सुधारने के लिए। पवन सिंह के गाने इंटरनेशनली भी बजते हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं बाहर गई हुई हूँ, बाहर भी पवन सिंह के गाने बहुत फेमस हैं। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को कोई नहीं जानता, ही इज़ अ वेरी वेल नोन स्टार ऑफ भोजपुरी। एग्जैक्टली। तो अगर वो चाहें तो बिल्कुल चेंजेस ला सकते हैं, और उन्हें लाना भी चाहिए क्योंकि उनका रीच बहुत ऊपर तक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लाइक ये मॉडलिंग और राइटिंग और ये इन सारी चीज़ों को हटा दें तो हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, बिकॉज हम डेली एक रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? लाइक आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप योगा करते हो, व्हाट इज़ योर वे टू ओवरकम विथ एनी स्ट्रेस? यस, आई एम वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। दो चीज़ें मैं करती हूँ, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं डेली रात को जर्नलिंग करती हूँ। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हर रात सोने के पहले मैं जर्नलिंग करती हूँ। और बेड पे जब मैं जाती हूँ तो मैं अपनी बेटी को सुला के मैं दिन भर का ज़रूर सोचती हूँ कि मैंने दिन भर में कितने घंटे अपने बर्बाद किए और वो मुझे कल से नहीं करना है, ये मैं ज़रूर करती हूँ। ये दो चीज़ें हैं। पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कीपिंग मी अलाइव टुडे। तो ये तो है, दिस इज़ माई रीज़न ऑफ दैट पावर। मैं चाहता हूँ, मैं अभी जो पॉडकास्ट या फिर जो भी मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मेरा इसके पीछे एक मोटिवेशन है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ वो टैलेंटेड हैं, दे कैन डू अ लॉट मोर दैन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग और जो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं वो एक मैसेज दें लोगों को, वो शेयर हो, वो स्प्रेड हो वो मैसेज, ताकि वो लोग भी कुछ कर सके जिनके पास टैलेंट है। बिकॉज हम ये रोना कब तक रोएंगे कि हमारे स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम आरा बिहार एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स। तो अगर आप कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा मोटिवेशन उन लोगों को देना चाहें, या कोई एक मैसेज उन लोगों के लिए, आपका क्या मैसेज है? पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि I love to take this name Ara Bihar. I love to represent my name everywhere. Recently एक online event था, competition था in the field of education and research. तो जब उसमें nomination की बात आई, so they asked me that from where you belong. तो मैंने literally उसमें mention करवाया था आरा बिहार। तो when I won that award, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब मेरा नाम ऐसे करके आया, अपूर्वा वर्मा फ्रॉम आरा बिहार won this award in the field of education and research literacy, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो this is very important। और no matters from where you belong। आजकल we are living in 21st era, you know। और आज के सिनेरियो में ना कोई चीज़ आप सोच रहे हो ना, सपोज आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, गूगल है हमारे पास, वी कैन गो। आजकल तो रास्ते भी पूछने की जरूरत नहीं होती, वी आर हैविंग गूगल मैप्स इन आवर फोन। तो आज की डेट में हमारे जनरेशन के पास जितने सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब किसी चीज़ के एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत है कि आई एम हैविंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, आई बिलोंग्स टू हियर, आई बिलोंग्स टू देयर। आज सबके पास
इनफ रिसोर्सेज हैं, दे आर हैविंग इनफ कैपेबिलिटीज, इनफ पोटेंशियल, सब चीज़ें अवेलेबल हैं. अब एक ही चीज़ की कमी है, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड दैट जिद जिसकी मैंने बात की, दैट आई वांट टू डू इट, दैट्स ऑल. मुझे लगता है पेरेंट्स का भी एक अपना समाज होता है और उन्हें ये फोमो है कि अगर हमारी बेटी अपार्ट फ्रॉम स्टडी इफ़ शी इज़ डूइंग समथिंग तो वो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होगा. उस बैरियर को आप कैसे तोड़ सकते हो? पहले फैमिली तो एक्सेप्ट कर ले. एग्जैक्टली. समाज किससे बनता है? परिवार से, इंसानों से. हम ही सब तो समाज बनाते हैं. हाँ. जब हम चैरिटी बिगिंस एट होम. व्हेन यू आर रेडी टू कन्विंस योरसेल्फ, व्हेन यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ, द सोसाइटी विल चेंज इटसेल्फ. तो किस चीज़ का डर है? अगर इफ सपोज माई डॉटर, खैर आज से 20 साल के बाद जनरेशन काफ़ी आगे जा चुका होगा, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी बेटी कहेगी कि मैं कुछ भी XYZ करना चाहती हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ. खैर आजकल तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं बाकायदे डांस स्कूल में. बच्चा 2-3 साल का होता नहीं है, पेरेंट्स ले जाके डांस स्कूल में छोड़ रहे हैं. हमारा ज़माना कुछ और था कि पेरेंट्स कहते थे डांस वांस मत करो, पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो. आज की डेट में है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे उससे भी नवाब. तो अब समय बहुत बदल चुका है. हाँ, और मुझे लगता है कि जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाओगे समाज तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला. तो मैं सारे पेरेंट्स से भी ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो वो अलग है, गलत नहीं है. तो यू हैव टू बी देयर सपोर्टर, यू नो. आप वो पहले इंसान हो जिससे वो कुछ उम्मीदें रखता है, क्योंकि हर एक इंसान का एक कॉन्फिडेंस किसी ना किसी इंसान में लाई करता है. लाइक इफ़ माई पेरेंट्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट मी देन मैं उस चीज़ को 10x एनर्जी के साथ करूँगा. तो जब भी आपका बच्चा अगर बोलता है कि मुझे कुछ और करना है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करनी है, प्लीज़ उसको पुश करें, ना कि उसका क्रिटिसाइज़ करें उसको कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा. बिकॉज आप नहीं जानते फ्यूचर आने वाले टाइम में किन चीज़ों से बनेगा. हमें पहले नहीं पता था कि डिजिटल मीडिया इतना ग्रो करेगा, लोग इन्फ्लुएंसर्स इतना ग्रो करेंगे, या देयर विल बी अ वे ऑफ मार्केटिंग थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स जो हमने अभी देखा. तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हमने ये चीज़ें देखी हैं, लोग बहुत पोटेंशियल रखने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके घर से अलाउड नहीं है वो सारी चीज़ें. देन यू हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस. मुझे ये लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानियां नहीं आई थी. अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज जनरेशन बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, डेवलपमेंट है आज की डेट में. पर एक टाइम था जब मैं भी ट्यूशन करने जाया करती थी. व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 11th और समथिंग. तो मेरी एक साइकिल हुआ करती थी बहुत प्यारी सी, और मैं साइंस की स्टूडेंट हुआ करती थी. तो ऑब्वियस है सलवार कमीज पहन के तो मैं साइकिलिंग नहीं कर पाऊंगी, वो चुन्नी एंड ऑल. तो जीन्स वीन्स पहनती थी और ट्यूशन के लिए जाया करती थी. तो मेरे भी पापा से बहुत लोगों ने बोला कि अरे आपकी बेटी लंबी है, उसको बोलिए थोड़ा सूट वूट पहने, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बड़ी हो रही है. तो मेरे पापा जी मेरे से आते हैं और तो बोलते हैं कि बेटा सूट पहन के साइकिल चला लोगी क्या? तो मैंने बोला पापा जी सूट पहन के चुन्नी संभाल के साइकिल ही, या तो साइकिल हो पाएगा नहीं तो फिर पढ़ाई हो पाएगी. तो फिर पापा बोलते हैं कि ठीक है तुम चलो अपना करो जैसे करना है, बस कोई दिक्कत होगी तो फिर मेरे को बताना. योर पेरेंट्स सपोर्टेड एट दैट टाइम? नहीं, बट माय पेरेंट्स आल्सो एट दैट सम टाइम दे फेल्ट कि यार कहीं मेरी बेटी के बारे में कोई गलत ना कह दे. देखिए पेरेंट्स को इस चीज़ का डर नहीं होता है कि मेरी बच्ची गलत है, उनको इस चीज़ का डर होता है कि मेरी बच्ची तो सही है पर उसे कोई गलत ना ठहरा दे. एक फोमो जो समाज ने बना के रखा इस चीज़ का डर होता है, और ये डर मेरे भी फैमिली को था. और मेरी फैमिली को नहीं, मेरे फादर को ज़्यादा था. बट आई ओवरकम फ्रॉम दैट. मैंने उनको बोला कि जस्ट यू ट्रस्ट मी. तो हाँ, मैंने बोला मैं सब कुछ कर लूँगी, यू जस्ट डोंट वरी. मैंने बोला मेरी ज़िंदगी में अगर एक तिनका भी हिलेगा ना तो वो आपसे पूछ के हिलेगा. तो ट्रस्ट दिस. आई बिलीव हमारा ये जो डिस्कशन है वो कुछ लोगों को अगर बहुत सारे लोग हैं समाज में जो अभी भी उस फोमो में जी रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को तो वो ज़रूर थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे अगर वो किसी डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं. तो मैं यही चाहूँगा कि अगर ये किसी एक इंसान की लाइफ को भी ये पॉडकास्ट चेंज कर रहा है या हेल्प कर रहा है तो मेरा ये पॉडकास्ट करना मुझे लगेगा कि वैल्यूएबल है.